सब्जेक्ट हिस्ट्री, चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक, नेशनलिज्म का मतलब होता है हिंदी में राष्ट्रीय भावना। इज्म का मतलब है वाद, यानी कि राष्ट्रीय भावना को जागृत करना। ये राष्ट्रीय भावना जागृत क्यों हुई? जबकि हम पहले रूल कर रहे थे राजा महाराजा, ठीक, उसके बाद ब्रिटिश आए, तो हम इससे 325 BC, यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेड ऑन इंडिया। ठीक, ही वॉज द रूलर ऑफ मैकेडोनिया, हिज फादर नेम इज फिलिप्स, ही वांट टू कॉन्कर द होल ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। लेकिन अब दुनिया भी बता दे तुम्हें, जिस समय की ये बातें हैं 325 BC की, उस समय 7 कॉन्टिनेंट में से अपने अपने कॉन्टिनेंट को जानते थे, हर एक दूसरे को नहीं जानता था। इसीलिए उन्होंने क्या कहा है, वर्ल्ड। तो सिकंदर ने क्या कहा है कि ही वांट टू कॉन्कर द होल ऑफ द वर्ल्ड, तो पूरी दुनिया को जीतने के लिए आया। अब वो उस समय दुनिया को जीतने के लिए, जिस समय भारत का उसने नाम सुना हुआ था कि भारत एक धनी राज्य देश है और इसमें सोने चांदी और दूध की नदियां बहती हैं। ठीक, तो यहां पर हमारी रावी, चिनाब, झेलम, सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम, सतलुज, ये 5 रिवर का देश है। इसको पांचाल देश का नाम दिया जाता था उस समय, पांचाल देश का नाम दे रखा था। तो यहां पर वो अरब से आया और यहां पर झेलम नदी के किनारे उसने इन्वेड करने की सोची। ये उस समय पाकिस्तान नहीं था, ये सब पाकिस्तान उस समय भारत का ही पार्ट था, भारत का ही हिस्सा होता था। ठीक, अफगानिस्तान इसका नेबरिंग था। अब जिस समय उसने यहां पर इन्वेड किया, उस समय पोरू रूल कर रहे थे इंडिया में, पोरू रूल कर रहे। पोरू का नाम सुना होगा, हेमू जिसका हाथी था। ठीक, पोरू रूल कर रहे थे, तो पोरू के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया। दोनों सेना, झेलम नदी के उधर सिकंदर की सेना थी, इधर किसकी सेना थी, पोरू की सेना थी। ठीक है, अब उस समय के जो ट्रेडिशंस था कि कोई भी राज्य, कोई भी राजा किसी सूरज ढलने के बाद दूसरी सेना पर इन्वेड नहीं कर सकता था, हमला नहीं कर सकता था। तो ये अरब के थे, इन्होंने वहां पर रात के समय उसमें बहुत ज्यादा बारिश आ रही थी, फ्लड था, और इन्होंने इसको रिवर को क्रॉस किया और पोरू के ऊपर आक्रमण कर दिया। पोरू हार गया, क्योंकि उस समय बारिश के कारण रात के सोते समय आक्रमण किया था, तो अनकॉन्शियस थे वो, जिसके कारण वो उनके हाथी के पैर धंसने लगे, पानी ज्यादा पड़ा होने के कारण। जबकि उनके घोड़े थे तो वो आसानी से इनके ऊपर हमला कर दिया और इसको इन्वेड करके जीत लिया। ठीक, अंत में पोरू को पकड़ लिया गया, पोरू के उसको लाया गया उसके महल में, सिकंदर के। अब महल बताएं, जो पैलेस होते थे वो टेंट हाउस जैसे होते थे, कन्वेस के बने होते थे। ठीक, उनके अंदर उनको लाया गया। ठीक, वहां से उसको पूछा गया कि बोलो तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए। तो उस समय पोरू ने कहा कि जैसा एक राजा दूसरे राजा पर इन्वेड करता है, इसीलिए उसने कहा कि ये बहुत अच्छा राजा है, बहादुर है, तो उसको आजाद कर दिया। अब आगे की बात यह है कि सिकंदर को यहां से जिस समय वो इन्वेड किया था तो उसको बुखार आया। कुछ लोगों का ये व्यूज है कि वो शायद मलेरिया के कारण पीड़ित था, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो पसीने में नहा रहा था और झेलम नदी में उसने कूद गया और नहा लिया, तो उसे बुखार हुआ, जिसके कारण वो बीमार हो गया। तो वो वापस चला गया अपने एम्बासीडर, उसको एम्बासीडर
सेल्यूकस निकेटर को वो यहां पर छोड़ गया। ठीक है, अब सेल्यूकस निकेटर इतने राज्य पर रूल कर रहा था, इतने राज्य पर सेल्यूकस निकेटर का रूल था। नीचे वाले पोर्शन पर ये हिंदू डायनेस्टी थी। ठीक है, जैसे चंद्रगुप्त, डायनेस्टी, चंद्रगुप्त डायनेस्टी रूल कर रही थी। ये इतने प्रोविंस पर पूरे चंद्रगुप्त डायनेस्टी थी। दोनों बहादुर थे, सेल्यूकस निकेटर क्योंकि एम्बेसडर था, उसी को यहाँ की कमान छोड़ के चले गए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य नीचे बहुत बहादुर था, वो भी, सेल्यूकस निकेटर भी, दोनों एक दूसरे से डरते थे। सेल्यूकस निकेटर ने एक चाल चली, उसने अपनी बेटी हेलेन की शादी किससे कर दी? चंद्रगुप्त मौर्य से। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य से शादी हुई तो ये पूरे प्रोविंस पर किसका राज्य हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत पोलाइट नेचर का थे। कभी इन्होंने 2 लड़ाइयों के छोड़ के उन्होंने कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी, और जो लड़ी है तो वो बहुत ही मामूली थी, तो केवल 2 ही लड़ाइयाँ लड़ी है इन्होंने। ठीक, तो ये इन्हीं से तुमने देखा होगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने ही ये साधु संतों का बहुत आदर सम्मान करते थे और उनको गिफ्ट देते थे, तो हर साल देते थे। फिर उन्होंने 15 साल में किया इलाहाबाद में, यहाँ पर झेलम वो गंगा नदी है जहाँ संगम है इलाहाबाद में, उन्होंने संगम पर क्या देना शुरू किया? इनको प्रोवाइड करना शुरू किया, मनी, पैसा, दूसरी चीजें, और प्रोवाइड करी इन्होंने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक, और यहीं से ओरिजिनेट होता है किसका? कुंभ मेले का। ठीक, तो वो धीरे धीरे बढ़ के आज भी चला आ रहा है। कितने 16 हर 12 साल के बाद कुंभ मेला भरता है। ठीक, तो यानी कि 25 BC से ये हमारे यहाँ इन्वेड होते आए हैं। इसके बाद बहुत सी डायनेस्टी आई, अरेबियन डायनेस्टी, जैसे तुगलक डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी है, ठीक, लिंग डायनेस्टी है, तैमूरलंग वो डायनेस्टी है, सैयद डायनेस्टी है। तो टाइम टाइम पर इतनी डायनेस्टी में इन्हें भारत के ऊपर रूल किया है। यानी कि अब हम इससे पता लगाते हैं जो हम वर्ड बोलते हैं वो ना तो शुद्ध हिंदी है, ना शुद्ध इंग्लिश है, और ना अरबी है, ना फारसी है, उस सब का मिश्रण बोलते हैं। जो आज हम हैं वो हम बोल रहे हैं सब का मिश्रण। ठीक, तो इससे पता लगता है इतनी डायनेस्टी हमारे यहाँ रूल कर चुकी है। जैसे मोहम्मद तुगलक था, तो मोहम्मद तुगलक को वाइसेस्ट फूल का नाम दिया जाता था, बुद्धिमान मूर्ख बादशाह। देखो अजीब सा नाम है, वाइसेस्ट फूल, यानी कि मूर्ख भी है, बुद्धिमान भी है, क्योंकि वो कुछ काम ऐसे किए जो बहुत अच्छे थे, और कुछ काम ऐसे किए जो रैपिडली कर लेता था, जल्दबाजी में कर लेता था, और उनका रिजल्ट नेगेटिव आता था। उसके बाद आती है कौन सी डायनेस्टी? ये मुगल डायनेस्टी आती है। अब मुगल डायनेस्टी में सबसे पहले बाबर आए, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह जफर। आफ्टर दैट दिस डायनेस्टी इज डिक्लाइन, और इसके बाद ये डायनेस्टी डिक्लाइन हो गई। ठीक, क्योंकि अब कैसे आए थे ब्रिटिशर्स यहाँ? ब्रिटिशर्स यहाँ पर जहांगीर की बेटी बीमार हुई, तो जहांगीर ने अपनी बेटी को थोड़ा सा ज्यादा लगाव था, तो उन्होंने इलाज करने के लिए एक जर्रे को बुलाया, तो जर्रे ने नहीं ठीक कर पाए, लेकिन उन्होंने एक डोनाल्ड थे जो विदेशी थे, वो डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, उन्होंने उनका इलाज करा और वो क्योर हो गई। उससे खुश होकर जहांगीर ने कहा कि जितना राज्य तुम्हें जो कुछ चाहिए वो मांगे। तो उन्होंने उस समय केवल व्यापार करने की इजाजत मांगी, और स्थापना होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। आफ्टर दैट दिस प्रोविंस इज गवर्न्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी।
अब इसके पास पूरा उसके ऊपर गवर्न कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब उन्होंने अपने फायदे के लिए बहुत से कानून बनाए। यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, रॉ मटेरियल ले जाने के बाद उसी मटेरियल को महंगे दामों पर हमारे पास भेजते थे, जिसके कारण क्या होता था, हम उससे परेशान हो गए। कुछ उन्होंने ऐसे टैक्स लगा दिए थे जो एक्स्ट्रा टैक्सेस थे, जो हम वेयर नहीं कर पाते थे। तो ये इसके कारण जगह जगह आंदोलन होने लगे, जिनको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक, अब हम चैप्टर के फर्स्ट वर्ल्ड वार में आते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार हमारी हुई थी 1914 और दूसरी 1938 से और 41 तक। ठीक, ये 1914 से 18 तक हुई थी, 1914 to 18 ये फर्स्ट वर्ल्ड वार। और सेकेंड 1938 से 41 तक सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक, ये दो लड़ाइयां हुई। अब लड़ाई का कारण क्या है, सबसे ज्यादा हम फर्स्ट वर्ल्ड वार में रहते हैं। जिस समय 1914 में लड़ाई हो रही थी, तो उस समय पूरी दुनिया में हुई, क्योंकि वर्ल्ड वार का मतलब है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द होल वर्ल्ड। ठीक, अब 7 कॉन्टिनेंट को आपस में जानने लगे थे, खोज होने लगी थी, इसीलिए ये वर्ल्ड वार हुआ। ठीक, अब इस फर्स्ट वर्ल्ड वार ज्यादा होने के कारण इसमें सबसे गांधी जी उस समय भारत में नहीं थे। वो कहाँ से, बैरिस्ट्री पास करने के बाद इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका चले गए थे। और साउथ अफ्रीका में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जातीय भेद, गोरे काले का, ब्लैक एंड व्हाइट, इसको हम कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का नाम दिया जाता है। किसने किया, गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में तुमने देखा होगा अभी 2 महीने पहले, 1 महीने पहले अमेरिका में भी तो ऐसा मैसेकर हुआ है कि उस जो ब्लैक आदमी था उसके ऊपर किसी पुलिस वाले ने पैर रख के उसको मार दिया था। तो कितना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ कि जो पूरी दुनिया पे आतंक मचाने वाला अमेरिका तक दहल गया था उससे। ठीक, आज भी बहुत ज्यादा उसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो गांधी जी उस समय वर्ल्ड वार फर्स्ट था, गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे और वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में इन्वॉल्व उस समय थे। ठीक, तो जिस समय वर्ल्ड वार हुई उस समय यहां पर क्या हो रहा था कि ज्यादातर कम्युनिटी विलेजेस से कहां जाने लगी थी, वर्ल्ड वार में। जितने यंगस्टर्स थे, हमारे जवान लड़के होते थे, वो सारे लड़ाई में इन्वॉल्व हो गए। अब जब वो लड़ाई में इन्वॉल्व हुए तो क्या होने लगा, यहां पर प्रोडक्शन कम होने लगी। दूसरे बैड क्लाइमेटिक कंडीशंस, ड्रॉट्स, ठीक है, फ्लड ये आने लगे, जिसके कारण खेती कम होने लगी और प्रॉब्लम आने लगी, फूड प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। ठीक, लेकिन गांधी जी ने आकर यहां पर शुरू किया। जिस समय गांधी जी नहीं थे तो उस समय सरदार पटेल इसमें इन्वॉल्वमेंट थे। ठीक, दूसरे नेता इन्वॉल्वमेंट थे, वो जगह जगह आंदोलन कर रहे थे, जिसके कारण अंग्रेजों को कष्ट उठाना पड़ा। यहां तक कि गांधी जी ने, जिस समय गांधी जी आए तो गांधी जी ने सबसे पहले यह सोचा कि ऐसा कौन सा मेथड अपनाया जाए जिससे कि आसानी से इनको यहां से माइग्रेट कर दिया जाए। तो उन्होंने स्टडी करी। स्टडी करने के बाद इन्होंने देखा कि एक हार्श मेथड है, एक पोलाइट मेथड है। तो उन्होंने देखा कि हार्श मेथड से ज्यादातर देश आजाद नहीं हुए। तो मैं देखे अमेरिका जो था, अमेरिका कब आजाद हुआ था, 1804 में आजाद हुआ था। ठीक,
तो उन्होंने इनकी सबकी स्टडी करी। स्टडी करने के बाद उन्होंने देखा कि जो पोलाइट मेथड है वो ज़्यादा अच्छा है। तो गांधी जी ने यहाँ पर भारत में आकर उन्होंने 5 या 6 आंदोलन शुरू किए, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट और दूसरे मूवमेंट इन्होंने शुरू किया, बाइकॉट मूवमेंट। ठीक, ऐसे मूवमेंट किए, इसमें किसी को कष्ट नहीं देना था। अगर कष्ट होता है तो का कोई औचित्य नहीं था। ठीक, अब हम खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, तो पहले हम तुम्हें बताते हैं ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और खिलाफत मूवमेंट में जोड़ क्या है। ठीक, थोड़ी देर बंद कर लो, अब फिगर बनाऊंगा। हाँ, फिगर बनाऊंगा।